गुरुकुल पे। हम ज्योग्राफी में सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ में आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस भी मिलने वाली है, प्लस साथ साथ में आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस प्लस हिस्ट्री की क्लासेस भी मिलने वाली है बहुत जल्दी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखी तो एक भौतिक भूगोल होता है, एक मानव भूगोल होता है, ठीक है जी। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल में जीवमंडल का अध्ययन करते हैं। तो जीवमंडल से संबंधित जो सारी चीजें हैं वो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इकोलॉजी जिसमें आपके जो आपके भौतिक भूगोल का पार्ट है वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जहां इस पृथ्वी की लोकेशन की चर्चा हम करेंगे इस पूरे ब्रह्मांड में, और इस ब्रह्मांड की भी चर्चा करेंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। समझिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि हम ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, तो अध्ययन की उस शाखा को कहते हैं हम कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को ही हम क्या कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, ठीक है जी। समझिएगा, आपको ब्रह्मांड को ही क्या कहते हैं हम, कॉस्मोस। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में है ना, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिद्धांत कौन सा सर्वमान्य सिद्धांत है, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे, आपने सुना ही होगा बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग परिकल्पना हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। देखिएगा अब यहां पर आगे क्या है ये महाविस्फोट सिद्धांत। तो सबसे पहली बात, जो अभी आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले ही जिनका निधन हुआ था, स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की ना तो उत्पत्ति हुई है और न ही अंत होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और आप इधर से कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो ऐसा है कि जो वर्तमान ब्रह्मांड है, अभी का जो ब्रह्मांड है, वो कितने समय पहले, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की ये बात है। ये जो घटना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्तमान ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये नहीं कहा जा रहा है कि कुछ समय इससे पहले भी हो सकता है कुछ ना कुछ रहा हो, पर जो वर्तमान ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति माना जाता है 13.7 अरब वर्ष पूर्व ऐसी घटना हुई होगी। कौन सी घटना हुई होगी, बिग बैंग वाली घटना हुई होगी और इस वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। यहाँ पर सर्वप्रथम क्या है कि ब्रह्मांड की ना तो उत्पत्ति होती है, स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा, स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि जो ब्रह्मांड की न तो उत्पत्ति हुई है और न ही अंत होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो अब बात करें कि जो आज का समय चला आ रहा है वो उसका निर्माण कब हुआ होगा, उस काल का निर्माण कब हुआ होगा कि हम कहते हैं कि आज, समझिएगा इतने साल पहले। अब अनुमान कैसा लगा है कि इतने साल पहले, तो समझिएगा हमारे स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टीन, आपको पता है कि आइंस्टीन भाई साहब का एक फॉर्मूला है E बराबर mc², ठीक है, E बराबर mc²। E का मतलब यहाँ पर क्या है, E का मतलब एनर्जी है और m का मतलब यहाँ पर मास है, मैटर है, द्रव्यमान, ठीक है। जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड दो चीजों से मिलके बना है, एक तो मिलके बना है वो द्रव्यमान से, और इसमें एक क्या उपस्थित होती है, ऊर्जा उपस्थित होती है, और इन दोनों का एक दूसरे में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, समझिएगा। बहुत डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा हम इसका एक परिकल्पना देख लेते हैं कि ये हुआ कैसे है, फिर हम डिटेल चलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, आइंस्टीन भाई साहब, आपको पता है आइंस्टाइन भाई साहब ने बोला, और इन्होंने एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, ठीक है जी, सापेक्षता का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जब ये बिग बैंग थ्योरी की घटना हुई थी तब से ही समय का प्रारंभ हुआ। तब से ही किसका प्रारंभ हुआ, समय का। मतलब जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब से ही समय प्रारंभ
हो गया। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत, वहां से समय स्टार्ट हुआ था। तो समय पहले नहीं था। जब ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई तब से ही समय प्रारंभ हो गया, काल प्रारंभ हो गया। ठीक है, चलिए, और इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था आइंस्टाइन को। अच्छा जी, अब यहाँ पर बात करें कि ब्रह्मांड की ना तो उत्पत्ति होती है ना अंत होता है, तो क्या होता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं होती है, अंत भी नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड का क्या होता है? इन्होंने बोला, स्टीफन हॉकिंग ने, कि ब्रह्मांड एक तो संकुचित होता है और वापस उसका शिथिलन होता है, मतलब फैलाव होता है, फैलाव होता है। देखिए कैसे, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब जो मास है पूरा के पूरा ब्रह्मांड का, वो संकुचित होगा। एक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, ये आपको बताऊंगा मैं आपको, संकुचित होगा। फिर वापस जब अणु पास आ जाएंगे तो उनमें बहुत ताप, तेजी से ताप बढ़ेगा। ठीक है, तेजी से ताप बढ़ेगा तो वापस विस्फोट होगा, वापस फैलेगा। इस प्रकार से ब्रह्मांड संकुचित होता है और वापस फैलता है। तो ये पूरे जैसे तारों का निर्माण हम अभी समझेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ब्रह्मांड संकुचित होता है और शिथिल होता है। यहाँ पर आगे चलते हैं। इस बिग बैंग थ्योरी की घटना के अकॉर्डिंग क्या है, तो आपको बताता हूँ। तो एक सूक्ष्म बिंदु था शुरुआत में, बिग बैंग थ्योरी की घटना आपको समझाता हूँ। एक सूक्ष्म बिंदु था। सूक्ष्म बिंदु में आपको ये तो पता होगा कि सूक्ष्म बिंदु का जो आयतन या वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? अत्यधिक कम होगा, है ना। बहुत सूक्ष्म बिंदु जिसके हम परिकल्पना भी कर सकते हैं, बहुत सूक्ष्म बिंदु था, उसका आयतन बिल्कुल कम, वॉल्यूम कम, और इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या उपस्थित है? द्रव्यमान उपस्थित है। और द्रव्यमान उपस्थित है, इसका मतलब इसका घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि कम आयतन में यदि ज्यादा द्रव्यमान उपस्थित है तो उसका घनत्व भी क्या होगा? डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। अच्छा, इसके कारण अणुओं के बीच में जो मतलब हम कह सकते हैं कि दूरी है वो बहुत अत्यधिक कम हो जाएगी, और इसके कारण यहाँ घर्षण की प्रक्रिया बढ़ेगी, और इसके कारण यहाँ पर उच्च ताप हो जाएगा, ताप उत्पन्न होगा, और अत्यधिक ताप के कारण यहाँ पर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और अत्यधिक ऊर्जा यहाँ पर होने के कारण, उच्च ऊर्जा होने के कारण इस सूक्ष्म बिंदु में एक विस्फोट हुआ, बहुत तेज विस्फोट हुआ, और इसी को ही हम महाविस्फोट कहते हैं, और इस सिद्धांत को कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। और यहाँ पर जो द्रव्यमान था वो फैलता गया, और आज भी फैलता जा रहा है। यहाँ तक बता दूं, हमारे स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन जो हुए हैं, इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड का फैलाव आज भी हो रहा है। ठीक है जी, और इसके भी बहुत प्रूफ है जो मैं आपको बताऊंगा। क्यों, इसके साथ साथ में बता देता हूं आपको कि महाविस्फोट सिद्धांत की जो प्रैक्टिकली या साइंटिफिक जो साक्ष्य है, प्रूफ है, वो क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रूफ दिया जाता है, एक आपने डॉपलर प्रभाव यदि पढ़ा हो फिजिक्स में, डॉपलर प्रभाव, उसमें एक घटना आती है रेडशिफ्ट। कौन सी घटना? रेडशिफ्ट। इसे हिंदी में हम कहते हैं अवरक्त विस्थापन। ठीक है, क्या कहते हैं? अवरक्त विस्थापन कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल से अभी समझाता हूँ। ठीक है जी। और इसका दूसरा जो साक्ष्य था वो क्या था, यहाँ पर दिया गया था कि अभी अभी रिसेंट में एक सुपरनोवा घटना हुई है। बताऊंगा सुपरनोवा क्या होता है, अभिनव तारा क्या होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। सुपरनोवा, ठीक है जी, सुपरनोवा ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं अभिनव तारा। सुपरनोवा की घटना यहाँ पर हुई है। इन दोनों घटनाओं के आधार पर तय किया गया है कि जो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत है वो सर्वमान्य सिद्धांत है। डॉपलर प्रभाव पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई थी, इसमें विस्फोट हुआ, और इसमें से जो द्रव्यमान निकला उनसे ग्रह बने, उपग्रह बने, नक्षत्र बने। ठीक है, यहाँ बिग बैंग थ्योरी की जो साक्ष्य है अवरक्त विस्थापन, इसको हम डिटेल से समझते हैं। एक प्रभाव आता है भौतिकी में जिसे हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। इस डॉपलर प्रभाव में दो प्रकार की घटनाएं मुख्यतः हम देखते हैं, एक रेड शिफ्ट जिसे अवरक्त विस्थापन कहते हैं, और एक वायलेट शिफ्ट जिसे बैंगनी रंग की और या नीले रंग की और विस्थापन कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, कहा जाता है कि जब कोई एक पिंड है, पिंड किसी भी प्रकार का एक पिंड हो सकता है, वो पिंड मास, द्रव्यमान जब प्रकाश तरंग उत्सर्जित कर रहा हो और वो स्रोत से, मैं आधार हूं जैसे, और एक पिंड गति करता हुआ मेरे से दूर जा रहा है, तो मैं देखूंगा उसको, तो वो उसकी जो आवृत्ति है वो लाल रंग की और विस्थापित होती हुई दिखाई देगी। मतलब वो यदि दूर जा रहा है तो वो मुझे लाल रंग का दिखाई देगा, और यदि गतिमान करता हुआ वो मेरे पास आ रहा है तो वो मुझे वायलेट या नीले रंग का दिखाई देगा। इस प्रकार से बोला जाता है कि जब कोई गतिमान पिंड जो स्रोत से
यदि दूर जा रहा हो तो वो रेड शिफ्ट हो जाता है। रेड शिफ्ट मतलब उसकी आवृत्ति लाल रंग की ओर विस्थापित होती हुई प्रतीत होती है आभासी रूप से, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। तो इसी आधार पे जैसे हम एक एग्जांपल लें कि जब सूरज उदय होता है या अस्त होता है तो वो लगता है कि वो जो हम हैं यहाँ पर वो हमसे दूर जा रहा है डेफिनेटली, ठीक है, या है ना, हाँ, जब अस्त होता है तो दूर से आ रहा होता है, ठीक है जी, और वो दूर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसकी देखिए जब वो उदय हो रहा होता है तो हमारी ओर आ रहा होता है तो उसकी लाल रंग की जो चीजें हैं वो बैंगनी रंग की ओर विस्थापित होती है और वापस दूर जा रहा होता है तो लाल रंग की ओर विस्थापित होती है। जब दूर स्थित होगा तो वो लाल रंग की दिखाई देगी, उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट, ठीक है। ये है डॉपलर प्रभाव। इसी आधार पर ये बिग बैंग थ्योरी है एक। तो दूसरी चीज सुपरनोवा क्या होता है, अभिनव तारा। मैं आपको तारों का निर्माण पढ़ाने वाला हूँ कि तारों का निर्माण या सूरज का निर्माण कैसे हुआ है और इसका अंत कैसे होगा, ये भी सारी चीजें हम देखिए पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बता दूं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी की घटना हुई थी, जो ये विस्फोट हुआ था, ये विस्फोट के 1.43 सेकंड के बाद ही वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण हो गया था। कितने 1.43 सेकंड के बाद में वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण हो गया जो आज हम देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ में किसका प्रारंभ हुआ, समय का भी प्रारंभ हुआ, समय की भी उत्पत्ति यहाँ से देखी गई। हम बात करते हैं आगे की कि जो ब्रह्मांड है हमारा, इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, जो ब्रह्मांड बना है उसमें है क्या। तो ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हम देखें तो ब्रह्मांड का जो 4% है, 4%, ब्रह्मांड का जो 4% भाग है जो आज तक खोजा गया है और जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, जो आंखों से दिखाई देता है, देख सकते हैं, वो कितना भाग है, सिर्फ और सिर्फ 4% है, ठीक है। जो हम कह सकते हैं प्रकाशित वस्तुएं हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आंखों से देख सकते हैं हम, वो कितना परसेंट है, 4% है। तो 96% भाग क्या है, तो 96% भाग ब्रह्मांड का ऐसा भाग है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है जी। और इसी भाग को हम क्या कहते हैं, देख नहीं सकते, और इसी भाग को हम क्या कहते हैं, डार्क मैटर। क्या कहते हैं, डार्क मैटर। इस डार्क मैटर में भी बात करें कि कितना है, 96 है ना। इस डार्क मैटर का भी यदि बात करें तो 76% और 73% और 23% क्या क्या है, तो 73% तो द्रव्यमान है और 23% क्या है, ऊर्जा भाग। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अभी तक जितना ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में कुछ प्रकाशित वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, प्रकाशित होगी तभी देख सकते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर वो कितना है, सिर्फ 4% और नहीं देख सकते, वो भाग 96% और इसी में ही ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। डार्क मैटर में ही ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जब तक हम इसके बारे में पता नहीं लगा लेते तब तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति या रहस्य नहीं सुलझ सकते। तो इन्हीं चीजों के बारे में पता लगाया जा रहा है और नई रिसर्चेस हो रही है, ठीक है जी। अब देखते हैं हम आगे ब्रह्मांड के अंदर और क्या क्या उपस्थित है, हम किस गैलेक्सी में उपस्थित है, गैलेक्सी का जो एक सौरमंडल भाग है, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब भी पूछ ली जाए तो आप क्या कहेंगे, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई, तो सौरमंडल की उत्पत्ति इससे लगभग 9 से 10 अरब वर्ष बाद, या फिर हम कहें तो आज से, ठीक है, आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी, सौरमंडल की या सूरज की उत्पत्ति। हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमने क्या पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति टॉपिक पढ़ रहे थे। इस ब्रह्मांड में क्या क्या वस्तुएं हैं, तो दो प्रकार की चीजें हैं, द्रव्यमान है और ऊर्जा है। द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होता रहता है, ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होती रहती है। E बराबर mc² जो सूत्र है वो किसने दिया था, तो हमारे आइंस्टीन भाई साहब ने दिया था। आइंस्टीन भाई साहब ने एक और दिया था सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। इसके लिए इन्हें कौन सा प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, ध्यान रखना। नोबेल प्राइज इनको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था। इसके अलावा अभी
अभी जिनका निधन हुआ है स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की ना तो उत्पत्ति होती है, नहीं अंत होता है, सिर्फ ब्रह्मांड का क्या होता है, संकुचन और शिथिलन होता है। यहाँ तक आप डन है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो जब बहुत पहले ब्रह्मांड का कहीं ना कहीं संकुचन हुआ होगा तो पूरा ब्रह्मांड सिमट के एक एकाकी परमाणु, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, ठीक है, वहां पर इकट्ठा हो गया होगा और वहां पर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण अंततः 1.43 सेकंड में इस वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण हो गया होगा। इसके बाद में हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने समय पहले हुई है, आज से तो 13.7 अरब है ना वर्ष पूर्व यहाँ पर हुई है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है, और इसके लगभग 9 से 10 अरब वर्ष के बाद में सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा ये उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पना या सिद्धांत है वो सर्वमान्य कौन सा है, तो बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाविस्फोट के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और इसे सिद्ध करने के लिए दो घटनाएं हैं, कौन कौन सी, अवरक्त विस्थापन और अभिनव तारा। अवरक्त विस्थापन क्या होता है, तो फिजिक्स के नियम के अनुसार डॉपलर प्रभाव है, हम पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं, उसमें दो प्रकार की परिघटनाएं, रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट के अकॉर्डिंग है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, मतलब अब देखिए मैं आपको बता दूं किस रूप में ये कहा गया है कि अवरक्त विस्थापन इसका साक्ष्य है। तो जैसे जैसे पृथ्वी से ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वो दूर जा रही होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो वो रेड हम कह सकते हैं लाल आवृत्ति की ओर बढ़ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। चलिए, विस्फोट होता है तभी तो वो फैल रहा है ना, तो ब्रह्मांड इस प्रकार से फैल रहा है। यदि हम बात करें अभिनव तारा, तो अभिनव तारा क्या होता है, विस्फोटक तारा होता है। जब विस्फोट होने के बाद में एक तारे में क्या होता है, अभिनव तारे का निर्माण होता है, मैं डिटेल आपको बताऊंगा सुपरनोवा क्या होता है। चलिए, यहाँ पर उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो टोटल ब्रह्मांड है, इस टोटल ब्रह्मांड में 4% जो भाग है वो हम देख सकते हैं, और 96% भाग जो है वो हम नहीं देख सकते, जिसे डार्क मैटर कहते हैं। इसमें सारे ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं, और इसका भी जो 96% है इसमें भी 73% द्रव्यमान है और 23% ऊर्जा है। यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, इस बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन का मतलब है कि इस सिद्धांत को दिया किसने, तो सर्वप्रथम एब जॉर्ज लेमेंतेयर, एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने इस सिद्धांत को दिया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि इस थ्योरी की व्याख्या किसने की, तो इस थ्योरी की व्याख्या एक वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट बैगोनेर, ठीक है जी। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में और क्या क्या है, इस ब्रह्मांड के सदस्य कौन कौन है। और मंडल की उत्पत्ति, अब हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो पढ़ ली कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, पर हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है जी। तो अब देखते हैं आगे। तो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना है वो कौन सी है, नेबुला हाइपोथेसिस। क्या है, नेबुला हाइपोथेसिस, ठीक है, नेबुला परिकल्पना, या इसे हिंदी में हम कहते हैं निहारिका परिकल्पना, ठीक है। क्या कहते हैं, निहारिका परिकल्पना। ये क्या है, मैं आपको पहले कहानी बता देता हूँ, फिर शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ लिख दूंगा। देखिए हुआ क्या था, जैसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सूक्ष्म पार्टिकल से हुई थी, और इसमें विस्फोट हुआ, जिसे ही बिग बैंग थ्योरी कहा गया। और विस्फोट के बाद में देखिए इस सूक्ष्म बिंदु में ताप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण विस्फोट हुआ। और जैसे जैसे फिर समय बीता, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, आपको मैंने बताया था कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और इसके बाद यहाँ पर शुरुआत में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ज्यादा था, ठीक है, यहाँ तक। फिर जैसे जैसे समय निकला, लगभग 9 से 10 अरब वर्ष बाद में, पर आज से, ठीक है, आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व और सौर मंडल की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व। हुआ क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। तापमान जैसे जैसे कम होता गया, तो द्रव्यमान, विस्फोट के कारण जो ब्रह्मांड का द्रव्यमान था वो फैल रहा था, ब्रह्मांड का द्रव्यमान फैल रहा था, तो वैसे के वैसे धीरे धीरे तापमान कम होता गया। और तापमान कम होने के कारण ये जो द्रव्यमान था
क्योंकि द्रव्यमान, समझिएगा, तापमान कम होने के बाद में ही आपको पता है कि अणु पास पास आने लगते हैं। तो तापमान जैसे जैसे कम हुआ तो जब आसपास के कुछ ग्रुप्स बने, जैसे वहां पर जो द्रव्यमान है ये एक दूसरे के निकट आने लगा, तो निकट आने लगा तो ऐसी स्थिति में जो गैसें थी जो अत्यधिक तापमान के कारण फैल रही थी, वो गैसों का संघनन हुआ। संघनन आप समझते हैं, गैस से द्रव बनना, ठीक है। तो वो नजदीक आने लगी, तो गैसें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नजदीक आने लगी और नजदीक आते 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 उनका संघनन प्रारंभ हुआ और शुरुआत में गैसों का एक बहुत बड़ा बादल बना होगा। हम अपने सौरमंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ऐसे बहुत जगह अलग 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 सौरमंडल, हम कह सकते हैं कि समूहों का निर्माण, बादलों का निर्माण हुआ होगा। तो शुरुआत में ये जो बादल बना, ठीक है, ये जो शुरुआत में बादल बना इसे ही हम कहते हैं नेबुला हाइपोथेसिस। जो ये बादल बना इसे हम कहते हैं सौर निहारिका। क्या कहते हैं? सौर निहारिका। सौर निहारिका, समझिएगा ध्यान से, ये निहारिका, नेबुला जिसे हम कहते हैं। अब हुआ क्या, ये शुरुआत में ये गैसों का एक बादल है, ठीक है, गैसों का एक बादल है। और जैसे जैसे इस बादल के आप अंदर की ओर जाते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, घनत्व बढ़ता जाएगा, ठीक है, अंदर घनत्व बढ़ता जाएगा। बाहर की ओर देखेंगे आप इस बादल के तो घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है, और अंदर जैसे जैसे जाते जाएंगे वहां पर घनत्व क्या होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है। और ये बादल ये शुरुआत में था, हुआ क्या, ऐसा बताया जाता है कि एक अभिनव तारा इसके पास से होके गुजरा होगा। किसके? इस बादल के, ठीक है, इसके पास से होके गुजरा होगा अभिनव तारा, सुपरनोवा। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो ये जैसे ही गुजरा होगा तो ऐसे स्थिति में, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी तो बहुत सारा पदार्थ फैल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत तेजी से घूमने लगा, रोटेट करने लगा। ये जो बादल था वो तेजी से रोटेट करने लगा, क्योंकि अपने पास से कोई तेजी से कोई चीज गुजर जाती है तो एकदम हम क्या करने लग जाते हैं, हवा, वो प्रेशर जो बनता है उसके कारण वो तेजी से रोटेट करने लगा। और ये तेजी से रोटेट करने लगा ऐसे ऐसे ही, तो इसका हुआ क्या, इसका आकार और छोटा होता गया। देखिए समझिएगा, आपने वो, हम कह सकते हैं कि यदि बाल्टी में पानी भर रखा है और पानी में आप कंटिन्यूअस हाथ घुमा रहे हैं ऐसा, तो वहां पर एक फोर्स उत्पन्न होगा, है ना, ठीक है। वो सारे द्रव्यमान कहाँ संग्रहित होते जाएंगे, है ना, अंदर की ओर संग्रहित होते जाएंगे, इसके कारण यहाँ पर डेंसिटी बढ़ती जाएगी। हुआ ऐसा कि ये तेजी से घूमने लगा और तेजी से घूमने के कारण ये छोटा होने लगा और, ठीक है, आकार में छोटा होने लगा, और आकार में छोटा होने लगा तो और तेजी से घूमने लगा कोणीय संवेग संरक्षण नियम के आधार पर, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, ये बादल बिल्कुल चपटा हो गया ऐसे घूमते घूमते, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर हुआ ऐसा कि यहाँ पर जब ज्यादा चपटा हो गया तो यहाँ पर एट लास्ट वापस क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है। इस बादल में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद में जो मध्य वाला भाग था वो मध्य वाला भाग क्या बना, उस मध्य वाले भाग को हमने क्या कहा, वो क्या बना, सूर्य बना। और इसी से ये बहुत सारे अलग अलग भाग अलग होते गए और उनसे ही फिर हमारे बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार ये सौरमंडल का निर्माण हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर ग्रह हैं। मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ अभी कि, है ना, आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको सीक्वेंस डिस्टेंस के आधार पर कैसे याद रखना है, अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। ग्रह है, सॉरी, बाहर के जो ग्रह है ना, वो इसलिए क्या बोले जाते हैं, गैसीय ग्रह बोले जाते हैं। सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, एक जो लास्ट का प्लूटो था उसे क्षुद्र ग्रह मान लिया गया, ठीक है, 2006 के बाद में आपको बताऊंगा मैं। तो गैसीय ग्रह थे बाहर वाले, क्यों, क्योंकि घनत्व क्या है इनका, बहुत कम है। जो अंदर वाले ग्रह थे वो ठोस था, उनका जो पृष्ठ था उसका ठोस था, इसलिए उनको हमने ठोस ग्रह बोल दिया, ठीक है ना। और इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बाहरी ग्रह भी बोलते हैं और इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं अभी मैं आपको सीक्वेंस से याद करवाता हूँ। देखिए कैसे याद करना आपको, डिस्टेंस के आधार पे। सबसे पहला, कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देखिए याद करते हैं हम ट्रिक से, समझिएगा। यहाँ पर मैं बात करूं कि आपको स्टार्ट करना है बुधवार से। कहां से स्टार्ट करना है, बुधवार से, ठीक है। कौन कौन से दिन आते हैं, बुधवार के बाद
एक एक दिन छोड़ते जाना है, एक एक दिन का गैप करते जाना है, ट्रिक है, समझिएगा। बुधवार के बाद में क्या आता है, गुरुवार, गुरुवार को छोड़ दीजिए। फिर क्या आता है आपके, ठीक है, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, तो ये आपका हो गया शुक्रवार, ठीक है, ठीक है, फ्राइडे। अच्छा, फ्राइडे के बाद में क्या आता है, एक दिन छोड़ना है, सैटरडे, सैटरडे को छोड़ दीजिए। फिर क्या आता है, रविवार, ठीक है, संडे, क्या आता है, संडे। और संडे हम कहाँ बिताएंगे, पृथ्वी पर, ठीक है, याद रखना है आपको, बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद में संडे के बाद में क्या आता है, मंडे, मंडे को छोड़ दीजिए। क्या आता है फिर, मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे का मतलब क्या हो गया, मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल के बाद में बुध, बुध को छोड़ दीजिए, एक एक दिन गैप करते जाएंगे, देखिए, बुध को छोड़ दीजिए। बुध के बाद में क्या आता है, गुरु, ठीक है, बृहस्पतिवार, ठीक है, गुरुवार, ठीक है, थर्सडे। अच्छा जी, उसके बाद में गुरु के बाद में पुनः एक दिन छोड़ दीजिए, शुक्रवार को छोड़ दीजिए। शुक्रवार के बाद में क्या आता है, शनिवार, ये आपका हो गया सैटरडे, ठीक है, डन। और सैटरडे के बाद में तो आपका पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर रवि वापस रवि आ गया। तो आपको याद रखना है लास्ट में अरुण और वरुण, ये आपके कितने ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए। इसमें से ये जो 4 ग्रह हैं, आपको याद रखना है कि जो 4 ग्रह हैं ये किस प्रकार के ग्रह हैं, इनकी सतह क्या है, ठोस है, ठोस ग्रह है, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और ये जो 4 ग्रह हैं इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं और बाहरी ग्रह भी कहते हैं। ये जो चारों ग्रह हैं जो सूर्य के पास हैं उन्हें हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, और जो सूर्य के इन चारों के बाद में दूर हैं इन्हें हम कहते हैं बाहरी ग्रह। इनका विभाजन किस आधार पर किया गया है मैं आपको बता देता हूँ, और प्लूटो को क्यों हटाया गया है ये भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर समझिएगा, मंगल और गुरु, मंगल और गुरु के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है। अब ये बेल्ट क्या है, कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड, मतलब छोटे छोटे जो ग्रहों के टुकड़े हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, ग्रहों के टुकड़े यहाँ उपस्थित है। इस बेल्ट के अंदर जो ग्रह है वो आंतरिक ग्रह, इस बेल्ट के बाहर जो ग्रह है वो गैसीय ग्रह है ना, ठीक है जी, डन। अब बात करें आगे किस बेल्ट, ऐसी बेल्ट एक और यहाँ भी पाई जाती है, किसके बाद में, वरुण के बाद में, इसमें भी छोटे छोटे ग्रह हैं और छोटे छोटे ग्रह के टुकड़े हैं। उन्हीं छोटे छोटे ग्रह के टुकड़ों में एक यम या प्लूटो भी था, ठीक है, प्लूटो नाम सुना है ना आपने, यम या प्लूटो। ये यम या प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था, पर बाद में बताया गया कि जैसे जैसे यहाँ सूर्य से दूरी बढ़ती गई तो घनत्व कम होता गया। तो वो देखिए ये सारे के सारे गैसीय ग्रह हैं, ठीक है, इनकी सतह पृष्ठ नहीं है और बाद में ये छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, तो उन टुकड़ों में ही सम्मिलित माना गया प्लूटो को, यम को, ठीक है जी। इसलिए इसे बाद में क्या कह दिया गया कि ये कौन सा ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या बोना ग्रह है, क्योंकि ये ग्रह का एक क्या है, टुकड़ा है, ठीक है जी। 2006 के बाद में इसे क्या मान लिया गया, क्षुद्र ग्रह मान लिया गया। चलिए।